सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोएक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि आज हम दो ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर के बात करने वाले हैं जो कि काफी पॉपुलर है और आजकल के दिनों में काफी फेमस भी हो चुकी है। और ये हमें नॉर्मली आजकल के दिनों में काफी छोटे डिवाइसेस के अंदर भी देखने को मिल रही है, यानी कि मिड रेंज डिवाइसेस के अंदर भी हमें ये देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही टेक्नोलॉजी की, तो ये है स्क्रीन रिफ्रेश रेट या फिर कई लोग इसे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी बोलते हैं। साथ ही में जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है टच सैंपलिंग रेट। और इन दोनों को लेकर के ही आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और काफी लोगों को बहुत सारे मिथ हैं इन दोनों ही टेक्नोलॉजी को लेकर के। साथ ही में काफी लोग ये भी सोचते हैं कि ये दोनों ही टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही सेम है, बस ब्रांड वाइज हमें इनका अलग अलग नाम देखने को मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसी को लेकर के डिटेल से हम बात करने वाले हैं। और क्या क्या बेनिफिट है हमें इन दोनों ही टेक्नोलॉजी के, वो भी हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन रिफ्रेश रेट से, या फिर कई लोग इसे डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसी की बेसिक डेफिनेशन से, यानी कि साइंटिफिक डेफिनेशन जिससे हमें इसी के बेसिक्स का पता लगता है, तो वो है द नंबर ऑफ टाइम योर स्क्रीन रिफ्रेश और अपडेट पर सेकंड्स। यानी कि हर सेकंड के हिसाब से आपकी जो स्क्रीन है वो कितनी बार रिफ्रेश होती है या फिर कितनी बार अपडेट होती है। तो इसी को कहते हैं डिस्प्ले रिफ्रेश रेट या फिर स्क्रीन रिफ्रेश रेट। और ये आज के दिनों में काफी कॉमन है और ये हमें 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज और यहाँ तक कि 144 हर्ट्ज तक भी देखने को मिल रही है फ्लैगशिप डिवाइसेस के अंदर। साथ ही में जो 60 हर्ट्ज है वो काफी पॉपुलर हो चुकी है और नॉर्मल भी हो चुकी है, क्योंकि ये हमें बजट सेगमेंट के डिवाइसेस के अंदर भी देखने को मिल जाती है आजकल के दिनों में। साथ ही में जो 90 हर्ट्ज है और 120 हर्ट्ज है ये हमें मिड रेंज स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलती है, जैसा कि हमें Realme 6 Pro और Poco X2 के अंदर देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसी रिफ्रेश रेट से, यानी कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट से होने वाले फायदे की, तो जितनी ज्यादा हमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी उतना ही हमें स्मूथर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा स्क्रॉलिंग के टाइम पर, गेमिंग के टाइम पर, या फिर अपने स्मार्टफोन को एक्सपीरियंस करते टाइम। यानी कि अगर आपकी जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है या फिर स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज है, तो एक सेकंड में आपकी स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले है वो 60 बार रिफ्रेश होती है या फिर अपडेट होती है। और ठीक ऐसा ही हमें 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज में भी देखने को मिलता है। यानी कि 90 हर्ट्ज में एक सेकंड में 90 बार रिफ्रेश या फिर अपडेट होती है आपकी स्क्रीन। और ठीक ऐसा ही 120 और 144 हर्ट्ज में भी है। और जितनी ज्यादा हमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी उतना ही कम हमें मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। साथ ही में गेमिंग उतनी स्मूथ होने वाली है। और अगर हम बात करते हैं इसी की डिटेल से, तो एक वीडियो है जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसान तरीके से समझ सकते हैं कि ज्यादा रिफ्रेश रेट से हमें क्या फायदा होता है। और ये वीडियो हमें स्लो मोशन के अंदर देखने को मिल रही है, यानी कि इसे रिकॉर्ड किया गया था नॉर्मल और अब ये हमें स्लो मोशन के अंदर देखने को मिल रही है, जिससे कि क्लियरिटी हमारी आंखों के सामने आ जाती है और हमें पता लगता है कि इन्हीं स्क्रीन रिफ्रेश रेट से हमें क्या फायदा देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सभी इसी स्लो मोशन वीडियो के अंदर देख सकते हो कि जितनी ज्यादा हमें स्क्रीन रिफ्रेश रेट देखने को मिल रही है उतनी ही स्मूथ हमारी वीडियो चल रही है, बजाय कि अगर हम कम रिफ्रेश रेट के साथ में वीडियो को देखते हैं
तो वहां पर हमें हल्का सा लैग देखने को मिल रहा है। साथ ही में यही स्क्रीन रिफ्रेश रेट जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें लैग कम देखने को मिल रहा है, और जितनी ज्यादा हाई हमें देखने को मिलती है यही स्क्रीन रिफ्रेश रेट, उतना ही हमें कम लैग देखने को मिल रहा है स्लो मोशन के अंदर भी। और नॉर्मली ये हमें पता लगाने के अंदर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसी वजह से स्लो मोशन के अंदर आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या क्या डिफरेंस है। और इसी के अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो बड़ा ही आसान है। मान लीजिए अगर हम अपने डिवाइस को लेफ्ट से राइट में स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर अप डाउन स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो हमें नॉर्मली ऐसा दिखाई देता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं, लेफ्ट राइट में स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो हमें नॉर्मली ऐसा दिखाई देता है। और अगर हम उसे ही करते हैं 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले के साथ में और साथ ही में हम स्पीड बढ़ा देते हैं स्क्रॉलिंग की तो वो हमें कुछ ऐसा दिखता है, यानी कि जो उंगली है वो हमें ठीक दिखाई नहीं देती है। साथ ही में अगर हम उसे 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज तक देखते हैं तो हमें उंगली साफ दिखाई देती है अगर हम तेज भी अपने हाथ को या फिर कहा जाए तो अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं। साथ ही में ऐसा ही हमें ऊपर नीचे के मामले में देखने को मिलता है। आप देख सकते हो जो उंगली है वो हमें ब्लर देखने को मिल रही है। अगर हम इसे ही करते हैं 120 हर्ट्ज या फिर 144 हर्ट्ज के साथ में तो ये उंगली हमें साफ देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। तो इस एग्जांपल की मदद से आप सभी को समझ में आया होगा कि जो मोशन ब्लर है वही इसका मेन फोकस है, यानी कि अगर हम अपनी स्क्रीन को जितनी ज्यादा जोर से स्क्रॉल करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ या फिर अप टू डाउन या फिर लेफ्ट टू राइट तो हमें मोशन ब्लर देखने को नहीं मिलेगा जितनी ज्यादा हमारी स्क्रीन रिफ्रेश रेट होगी। और इसके अलावा वीडियो क्वालिटी के अंदर भी इसका एक मेजर रोल है, यानी कि अगर आप 4K वीडियो को देख रहे हो तो हमें 4K वीडियो भी बिल्कुल ही नॉर्मल देखने को मिलेगी। हालांकि अगर हम 60 हर्ट्ज पर एक 4K वीडियो को चलाएंगे या फिर 30 हर्ट्ज पर एक 4K वीडियो को चलाएंगे, हालांकि कंपनी की तरफ से हमें ऐसे डिवाइसेस जिनके अंदर कम रिफ्रेश रेट होती है उनके अंदर 4K सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है। अगर हम 4K वीडियो चलाते हैं 30 हर्ट्ज के या फिर 60 हर्ट्ज के स्मार्टफोन की डिस्प्ले पर तो वो हमें लैग के साथ में देखने को मिलेगी, जो कि हमें हायर रिफ्रेश रेट के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और ऐसा ही हमें गेमिंग के टाइम पर भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम कुछ ऐसे गेम्स खेल रहे हैं जिनके अंदर हाई ग्राफिक्स का यूज हो रहा है, यानी कि हाई इंटेंसिव गेम PUBG जैसे या फिर एस्फेल्ट 9 जैसे कोई भी कार रेसिंग गेम हो गए या फिर एक्शन पैक गेम हो गए जिनके अंदर ग्राफिक काफी तेजी से रन करते हैं, बैकग्राउंड काफी तेजी से बदलता रहता है, तो वहां पर हमें मोशन ब्लर देखने को मिलता है अगर हमारी जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है वो काफी कम है। और बजाय कि अगर हमारी स्क्रीन रिफ्रेश रेट ज्यादा होगी तो हमें मोशन ब्लर कम देखने को मिलेगा या फिर ना के बराबर भी देखने को मिलेगा। और इसी वजह से ज्यादा रिफ्रेश रेट होने की वजह से हम ज्यादा डिटेल्स को देख पाएंगे। और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो है टच सैंपलिंग रेट। और अगर हम बात करते हैं इसी टच सैंपलिंग रेट की तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट है स्क्रीन रिफ्रेश रेट से, यानी कि इन दोनों के अंदर ही हमें काफी फर्क देखने को मिलता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसी की बेसिक डेफिनेशन की या फिर साइंटिफिक डेफिनेशन की, टच सैंपलिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्क्रीन कैन सेंस यूजर्स टच इनपुट इन अ सेकेंड, यानी कि टच सैंपलिंग रेट सेंस करती है यूजर के टच रिस्पॉन्स को या फिर टच इनपुट को एक सेकंड के अंदर, और इसी वजह से हमें टच सैंपलिंग देखने को मिलती है। और अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी कि आम भाषा में अगर बात करते हैं, तो जितने टाइम के अंदर एक सेकंड के अंदर हमारी टच रजिस्टर की जाती है डिवाइस के अंदर, उसे कहा जाता है टच सैंपलिंग रेट। यानी कि जब हम टच करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और तभी से हमें अगली फ्रेम कितने टाइम के अंदर देखने को मिलती है, और जितनी ज्यादा हमें टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलेगी उतना ही ज्यादा हमें हैप्टिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम अपने गेम को ऑन कर रहे हैं या फिर कहीं भी टच कर रहे हैं और वहां से अगर हम दूसरी फ्रेम को ओपन करना चाहते हैं तो जैसे ही हम टच करते हैं उसके कितने टाइम बाद जो दूसरी फ्रेम ओपन होती है या फिर दूसरा पेज ओपन होता है, ये डिपेंड करता है हमारी टच सैंपलिंग रेट पर। यानी कि अगर हम अपने किसी भी गेम को ओपन करना चाहते हैं और जैसे ही हम गेम के आइकन पर बाहर से क्लिक करते हैं तो कितने टाइम के बाद हमें अगली फ्रेम देखने को मिलती है गेम की, यानी कि गेम कितने टाइम के बाद ओपन होना शुरू हो जाता है। और इसी टच सैंपलिंग रेट का काम हमारे टच करने के बाद से शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे ही हम टच करते हैं आइकन पर या फिर कमांड देते हैं हम अपने डिवाइस को, तो कितनी जल्दी हमें इनपुट मिलता है वो डिपेंड करता है इसी टच सैंपलिंग रेट पर, यानी कि कितने जल्दी हमें रिस्पॉन्ड देखने को मिलता है। और अगर हम इसी टच सैंपलिंग रेट की डिटेल से बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं 60 हर्ट्ज के अंदर, यानी कि टच सैंपलिंग रेट अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर 60 हर्ट्ज है, तो जैसे ही आप किसी भी आइकन पर या फिर कहीं पर भी क्लिक करते हो अगले पेज को खोलने के लिए, अगले फ्रेम को खोलने के लिए या फिर अपने गेम को स्टार्ट करने के लिए, तो जैसे ही हम टच करते हैं 60 हर्ट्ज के साथ में तो ये हमें 16.6 मिली सेकेंड के बाद रिस्पॉन्ड करता है।
यानी कि अगर हम पबजी जैसे गेम को क्लिक करते हैं यानी कि उसके आइकन पर क्लिक करते हैं तो 16.6 मिली सेकेंड के बाद हमें पबजी की अगली फ्रेम देखने को मिलती है, यानी कि गेम चलना शुरू होता है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ज़्यादा टच सैम्पलिंग रेट मतलब उतनी ही ज़्यादा जल्दी टच रिस्पॉन्स। और अगर हम इसी की बात करते हैं 90 हर्ट्ज के अंदर, तो यही टच रिस्पॉन्स हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। यानी कि जैसे ही हम क्लिक करते हैं आइकन के ऊपर या फिर अगले पेज को खोलने की कोशिश करते हैं, तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जो रिस्पॉन्ड टाइम होता है वो हमें काफी कम देखने को मिलता है, और वो कम होकर के 11.1 मिली सेकेंड हमें देखने को मिलता है 90 हर्ट्ज के मामले में। अगर आपको समझ में आया होगा तो आपको पता लगा होगा कि 60 हर्ट्ज में अगर हम किसी भी आइकन पर क्लिक करते हैं तो अगली फ्रेम को ओपन होने के लिए 16.6 मिली सेकेंड का टाइम लगता है। साथ ही में अगर हम 90 हर्ट्ज के साथ में उसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो अगली फ्रेम खुलने के लिए या फिर अगले पेज को खुलने के लिए जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है 90 हर्ट्ज के साथ में, और वो हमें 11.1 मिली सेकेंड देखने को मिलता है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है इसी टच सैम्पलिंग रेट के साथ में, यानी कि ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट अगर हमें देखने को मिलेगी तो जो रिस्पॉन्स होने वाला है वो काफी तेज होने वाला है। और ये हमें और भी कम देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज के मामले में। साथ ही में यही टच रिस्पॉन्स टाइम कम होते जाता है जितनी ज्यादा हमें यही टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलती है। और अगर हम बात करते हैं इसी की एक एग्जांपल के साथ में, तो मान लीजिए अगर आप किसी गेम को खेल रहे हो, यानी कि अगर आप पबजी जैसे हाई इंटेंसिव गेम को खेल रहे हो, तो जैसे ही आप क्लिक करते हो शूट के आइकन पर, यानी कि जैसे ही आप गोली चलाने के लिए टच करते हो, तो अगर आप 60 हर्ट्ज पर हो यानी कि 60 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट के साथ क्लिक करते हो तो 16.6 मिली सेकेंड के बाद आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, यानी कि वहां से गोली चलनी शुरू होगी। साथ ही में अगर 90 हर्ट्ज के साथ में आप क्लिक करते हो तो जो गेम के अंदर गोली चलने वाली है वो हमें कम टाइम के अंदर, कम रिस्पॉन्स टाइम के अंदर, यानी कि 11.1 मिली सेकेंड्स के अंदर ही देखने को मिलेगी। और ऐसा ही हमें ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट के साथ में कम रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिलता है। और इसी के साथ में हाई एक्यूरेसी भी हमें देखने को मिलती है इसी टच सैम्पलिंग रेट की मदद से। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर हाई इंटेंसिव गेम खेलना चाहते हो तो यही टच सैम्पलिंग रेट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है। और अगर इन दोनों का ही हम एक क्विक ओवरव्यू करते हैं एक एग्जांपल के साथ में, मान लीजिए अगर आप पबजी जैसा गेम खेल रहे हैं, अगर आपके पास कम स्क्रीन रिफ्रेश रेट है और साथ ही में कम टच सैम्पलिंग रेट है, तो आपको मोशन ब्लर देखने को मिलेगा, यानी कि जो बैकग्राउंड है वो इतनी जल्दी चेंज होता रहता है पबजी जैसे हाई इंटेंसिव गेम्स के अंदर कि हमें हाई स्क्रीन रिफ्रेश रेट की जरूरत पड़ती है, तो वो हमें ब्लर देखने को मिलेगा कम स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में। साथ ही में जैसे ही हम टच करते हैं शूट करने के लिए तो जो टाइम लगने वाला है वो भी हमें काफी ज्यादा देखने को मिलेगा कम टच सैम्पलिंग रेट के साथ में। यानी कि जो निचोड़ निकल के सामने आता है वो यही है, अगर आप हाई इंटेंसिव गेम खेलना चाहते हो या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये दोनों ही चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम एग्जांपल से बात करते हैं गेमिंग की से, तो अगर हम पबजी जैसा गेम खेल रहे हैं तो जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है उससे हमें बैकग्राउंड ब्लर देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आपके ग्राफिक्स कितने ही अच्छे हो गेम के अंदर या फिर कितना ही हाई इंटेंसिव गेम हो, जो ग्राफिक्स हैं, जो बैकग्राउंड है वो हमें बिल्कुल भी ब्लर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि फ्रेम हर सेकंड रिफ्रेश होती रहती है और यही स्क्रीन रिफ्रेश रेट की मदद से ज्यादा रिफ्रेश होती रहेगी जितनी ज्यादा आपकी स्क्रीन रिफ्रेश रेट होने वाली है। यानी कि अगर 144 हर्ट्ज की अगर आपकी डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है तो बिल्कुल भी मोशन ब्लर देखने को नहीं मिलेगा, बैकग्राउंड बिल्कुल भी ब्लर देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही में जितनी ज्यादा टच सैम्पलिंग रेट होने वाली है उतना ही हैप्टिक रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलेगा गेम के अंदर। और इन्हीं दोनों टेक्नोलॉजी का एक और अच्छा एग्जांपल है कि जो पहले जो स्मार्टफोन आते थे पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में, उनको जब हम स्क्रॉल करते थे एक पेज से दूसरे पेज पर जाते थे या फिर एप्स को ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते थे तो हल्का फुल्का हमें लैग देखने को मिलता था, वो हमें इसी रिफ्रेश रेट की वजह से देखने को मिलता था क्योंकि उनके अंदर जो रिफ्रेश रेट होती थी वो काफी कम होती थी। साथ ही में अगर हम बात करते हैं टच रिस्पॉन्स की यानी कि टच सैम्पलिंग रेट की, तो पुराने स्मार्टफोन के अंदर वो हमें देखने को नहीं मिलती थी, काफी कम देखने को मिलती थी। और इसी वजह से अगर हम एक बार क्लिक करते थे किसी ऐप पर तो कई बार ऐसा होता था जो एक्यूरेसी थी वो हमें ना के बराबर देखने को मिलती थी और इसी वजह से वो ऐप एक बार में ओपन नहीं हो पाती थी। यानी कि कई बार ऐसा भी होता था कि एक ऐप को खोलने के लिए हमें 2 से 3 बार भी टच करना पड़ता था। तो वही एक्यूरेसी हमें ज्यादा देखने को मिलती है टच सैम्पलिंग रेट की मदद से। और इन्हीं सब की मदद से जो हमारा स्मार्टफोन होने वाला है वो हाई रिस्पॉन्सिव हो जाता है, सेंसिटिव ज्यादा हो जाता है, साथ ही में ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल स्पीड भी काफी हद तक हमें ज्यादा देखने को मिलती है।
तो यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को इन दोनों ही टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा और बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ पर काम आती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ।